अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल रात 9:30 बजे पूरा देश स्तब्ध रह गया जब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और यह इस्तीफा उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर डाला, जिसके बाद देश और दुनिया को पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शायद देश में इस तरह की मिसाल का पहले नहीं मिली होगी कि जहां देर शाम तक राज्यसभा में काम करने के पश्चात उपराष्ट्रपति घर गए हों और रात में उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। उनके इस्तीफे को लेकर तरह तरह की कयास लग रही है, कारण तलाशे जा रहे हैं। आधिकारिक वजह स्वास्थ्य बताई गई है, लेकिन दिल्ली कॉरिडोर से लेकर पूरे देश भर में जो चर्चा चल रही है वो कुछ और है। क्या कुछ बहुत बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा था जिसको रोकने के लिए रातों रात धनखड़ से इस्तीफा लिया गया। सुबह उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया और राज्यसभा शुरू होने के ठीक पहले अधिसूचना भी जारी हो गई। यानी अगले दिन कोई तो है जो नहीं देखना चाहता था कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा में सभापति की कुर्सी पर बैठे। कारण क्या था? ऐसा क्या था उनके पास कि अगर वो अगले दिन बैठते तो किसी को बहुत बड़ा नुकसान होता? आज उन कारणों की तलाश के लिए एक चर्चा को आमंत्रित करते हैं। बहन भाइयों, पूरा देश स्तब्ध और हैरान रह गया था जब कल देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं जुबान से कही गई बात की बड़ी वैल्यू होती है। 12 दिन पहले, अब से ठीक 12 दिन पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यह कहा था कि वो समय पर रिटायर होंगे अगस्त 2027 में, अगर भगवान ने चाहा तो। डिवाइन इंटरवेंशन। तो ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल डिवाइन इंटरवेंशन हुई और जगदीप धनखड़ को अनसेरिमोनियल विदाई का सामना करना पड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह से अनसेरिमोनियल एग्जिट देश के संवैधानिक पद पर बैठे एक उपराष्ट्रपति का हो कि अभी तक न तो उनका कोई बयान आया, न कोई स्टेटमेंट आया कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। उनके इस्तीफे को लेकर तरह तरह की कयास चल रही है बहन भाइयों, लेकिन इस कयास में वो कयास ज़्यादा लॉजिकल और सच के नज़दीक लग रही है। जो एक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, जांच में सुप्रीम कोर्ट की लिप्त पाए गए एक जज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा, इस देश के सबसे बदनाम शुदा जज, जिनके घर से बहुत बड़ी तादाद में कैश मिला था दिल्ली पुलिस में एक फायर कांड के दौरान। दरअसल सत्ता पक्ष ये चाहता था कि जुडिशरी के भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए वो एक मोशन पेश करेंगे जिसको विपक्ष भी और दोनों पक्ष मिलकर एक सहमत होकर यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाएंगे और उन्हें बेदखल करेंगे। ये लोकसभा में आना था। लोकसभा में इसे लाने की तैयारी ही सरकार और प्रतिपक्ष कर रहा था। तब तक प्रतिपक्ष के 50 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा ने एक मोशन पेश किया सभापति जगदीप धनखड़ के यहाँ, और उस मोशन को धनखड़ ने एक्सेप्ट कर लिया। बात बहनों भाइयों यहीं बिगड़ गई। यानी राज्यसभा में वो प्रस्ताव पेश होता, किसका प्रस्ताव रहता? विपक्ष का, और उस पर सरकार को विपक्ष की लाइन पर आना पड़ता, क्योंकि यशवंत वर्मा का सपोर्ट करना नहीं था, उन्हें तो हटाना था। लेकिन लोकसभा के बजाय ये राज्यसभा में आया, और अगर ये पारित होता तो विपक्ष की जीत होती और सरकार को बड़े मेजर एम्बैरेसमेंट का सामना सदन के भीतर करना पड़ता। लेकिन सवाल इस बात का है कि धनखड़ ने ऐसा किया क्यों? सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच जब वो तालमेल बिठाने की बात चल रही थी तो अचानक से राज्यसभा में उन्होंने मोशन पेश हुए मोशन को स्वीकार कैसे कर लिया? तब जबकि सत्ता पक्ष के साथ उनकी प्रतिबद्धता जगजाहिर थी, इसमें कोई छिपा हुआ सच नहीं था। बहनों भाइयों, 12 बजे कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें सहमति नहीं बनी, बात 2 बजे के लिए टल गई। और 2:05 पर विपक्षी सांसदों के, राज्यसभा सांसदों के एक समूह एक पिटीशन मूव करता है जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग लाने की बात की जाती है। प्रेसिडेंट ऑफिस और उनका सेक्रेटरी जनरल ऑफिस इसको रिव्यू करने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसकी घोषणा 4 बजे खुद सभापति ने की कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन शायद इसे पेश किया गया है लोकसभा में भी, तो अब एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनेगी कि इसे सुना कहाँ जाए। और 4:30 बजे फिर से बैठक होनी थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, और उस बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं आए। सत्ता पक्ष ने सभापति की बीएसी का बहिष्कार कर दिया
और सरकार ने तब तक मन बना लिया कि धनगर को हटाए के बिना अब बात बनेगी नहीं, और वो घर जाते हैं, रात 9:30 बजे इस्तीफा आ जाता है। उतनी ही फुर्ती से इस्तीफा स्वीकार कर लेती हैं राष्ट्रपति, और उतनी ही फुर्सत से 10:30 से 11:45 बजे के बीच आज दिन में अधिसूचना भी जारी हो जाती है। यानी कुछ तो ऐसा था कि कुछ तो मसला था कि कोई नहीं चाहता था कि धनगर 11 बजे तक सभापति के पद पर रहें। इस देश ने आनंद फानन में देश के उपराष्ट्रपति का इस तरह का अनसेरिमोनियल इस्तीफा पहली बार देखा है। तो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस्तीफा दिया है या इस्तीफा लिया गया है। इसके कारण तो दो ही लोग जानते हैं, एक बीजेपी आला कमान, नंबर 2 जगदीप धनकर। अब जब इनमें से दो में से किसी का मुंह खुलेगा तब दुनिया के सामने सच सार्वजनिक होगा, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा वाला सच ये नजदीक लगता है उस सच्चाई के जिसके कारण इतनी अनसेरिमोनियल विदाई सत्ता पक्ष के खासम खास रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर की हुई। तो बहनों भाइयों, एक खबर दिखाते हैं आपको, फिर आज की डिबेट बड़ी विस्तृत है और बड़ा डिटेल आज चर्चा करेंगे इस विदाई कांड को लेकर। आखिर वो कौन हाईकमान है जिसके इशारे के बाद धनखड़ को जाना पड़ा? आखिर वो कौन है जो अगली सुबह धनखड़ को राज्यसभा में नहीं देखना चाहता था? तेजस्वी यादव का दावा है अगर स्वास्थ्य ही हवाला है तो नीतीश कुमार कब देंगे इस्तीफा? आखिर सियासी कोहराम की वजह क्या है? बीजेपी में ऐसा क्या होता है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अचानक हो जाता है? न सत्ता को पता न विपक्ष को, हर कोई हैरान। आखिर इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है? रात पर भारी पड़े इस्तीफे के सवाल, फिर भी जवाब खोजते खोजते दिन ढल गया। 10 दिन पहले कहा 2027 में रिटायर होना है, आधी रात 21 जुलाई को रिटायर क्यों हो गए? 23 जुलाई को राजस्थान में कार्यक्रम भी लगा, अचानक आधी रात को इस्तीफा, सुबह मंजूर क्यों? कुछ घंटों में ही अधिसूचना जारी हुई, रातों रात दस्तावेज के काम पूरे, उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र। बिहार चुनाव जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुखर होना, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम सिस्टम पे प्रखर होना, मोदी के खास विपक्ष की आंखों के काटा। फिर अचानक आखिर हुआ क्या? बीजेपी मैनेजमेंट पार्टी कही जाती, बिना तैयारी कोई कदम नहीं। फिर अचानक इस्तीफे की कहानी किसने रची? यूपी में योगी ब्रिजभूषण की हलचल, राजस्थान में सरकार में टेंशन, बिहार में एसआईआर और संविधान पे सवाल। आखिर बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है? बिहार की सियासत से इस्तीफे की कहानी जोड़ी जा रही। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू के सांसद हैं, बीजेपी उन्हें ये जिम्मेदारी दे सकती। अब धनखड़ की विदाई के बाद क्या उनको ये पद मिलेगा? राजपूत जाति से आने वाले हरिवंश सिंह क्या जाति के खांचे में फिट बैठ पाएंगे? क्या जेडीयू और बीजेपी में कुछ चल रहा है? क्या चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी में कुछ चल रहा है? अचानक समीकरण का रास्ता क्यों बदल रहा है? 12 घंटे में धनखड़ की फाइल बंद क्यों हुई? स्वास्थ्य वाला एंगल एक बहाना लगता है। ये तस्वीर वायरल हो रही। 23 तारीख को कार्यक्रम भी लगा, फिर कब बीमार हुए, कब इस्तीफा लिखा गया, ये कहानी किसने गढ़ी? आज द डिबेट में सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी में कुछ चल रहा है? धनखड़ जो सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस वर्मा से भिड़े, उन्हें अचानक क्यों हटना पड़ा? 12 घंटे में इस्तीफा, अधिसूचना जारी, राष्ट्रपति की मंजूरी, इतनी जल्दी क्यों? क्या ये बीजेपी में तूफान से पहले की खामोशी है? हाईकमान कौन? क्या दबाव में थे धनखड़? तेजस्वी का बयान, बीजेपी नेताओं की चुप्पी, क्या हाईकमान के आगे सरेंडर हुए धनखड़? तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, कंचन यादव आरजेडी की प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुनील शुक्ला देश के जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। संजय सिंह बीजेपी के लीडर हैं, कारण बताइए क्यों अचानक इस्तीफा देना पड़ा? ब्रजेश जी, वैसे आपके जो पीछे आप इतना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है और इसमें आपने उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा लिखा को प्रिंट किया हुआ है। रेस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस, आई हेयर बाय रिजाइन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिवली इमीडिएटली इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हालत हो गई आपको, इस्तीफा उनका पढ़ना? नहीं, अब मैं इसी से संबंध होकर बात करूंगा ना। तो भाई, जो राष्ट्रपति जी ने लिखा है मैं वही बात करूंगा, उसके अलावा मैं तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल? नहीं, देखिए
वो अब आप मीडिया के हैं, आप प्रतिष्ठित मीडिया हाउस हैं, आप कुछ भी उसका अर्थ निकालिए, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, उसमें कोई रोक टोक है नहीं। बाकी आप देश को जानने का हक है कि ऐसा क्या हुआ कि 4:30 बजे तक जो शख्स सभापति की पीठ पर बैठे हुए थे, स्वस्थ थे, दिमागी देश को जानने शारीरिक के लिए रूप सबसे, उन्होंने लिखा मुझे है। मेरा सवाल कंप्लीट कर लेने जी। दें, और उसके बाद रात में 9:30 बजे उनका ट्विटर पर इस्तीफा आता है। ये देश जानना चाहता है, बताइए कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया, और अगर उनको स्वास्थ्य की इतनी गंभीर बीमारी है तो मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं आया? देखिए, मैं जो राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ओके, मैं उसी से संबद्ध हूँ। लेकिन हाँ, जो इस समय विपक्ष इस समय बड़ा खुश होकर ताली बजा रहा है, मेरे कुछ सवाल रहेंगे, उनका जवाब मैं देना चाहूँगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ कांग्रेस ने क्या किया था, किस तरह से अपमान किया था, पूरा देश जानता है। तो आपने वहीं से सीख ली? नहीं, उनसे सीखा नहीं। नहीं, सुनिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का हिंदू कोड बिल पे किस तरह से अपमान हुआ था, और उनकी मृत्यु के बाद क्या अपमान किया गया नेहरू जी के द्वारा, और फखरुद्दीन अली अहमद जब राष्ट्रपति थे, इमरजेंसी के पीरियड में इंदिरा जी ने रातों रात बुला के शायद बाथरूम में ही साइन करवा लिया था उनसे। इनसे कहाँ कराया गया सर? नहीं, इनसे नहीं। मैं देखिए, मैं क्योंकि आपने सभी दलों को बुला रखा है, मैं उसका जवाब दूसरा, ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ राजीव गांधी जी ने क्या बिहेवियर किया था ऑपरेशन उसमें, तो ये सब बहुत सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कंचन यादव को इनवाइट करता हूं, राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। तो कारण आप ही बता दीजिए कि इस्तीफा क्यों देना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने क्यों रिजाइन किया, उन्होंने क्यों किया, कांग्रेस ने उनके साथ क्यों किया, उन्होंने क्यों, इनको सब कारण मालूम है। लेकिन जगदीप धनखड़ जी ने क्यों रिजाइन किया, ये कारण सिर्फ नहीं मालूम है इनको। क्या उनका स्वास्थ्य का कारण है? तो अगर उनका हेल्थ एक प्रॉब्लम था तो कल वो शाम तक थे। लेकिन उसी सदन में, उसी राज्यसभा में ये कौन होते हैं, जेपी नड्डा जी कहने वाले कि दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। क्या वो सभापति है? जी, उनको ये कहने का अधिकार है। जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये स्टेटमेंट देते हैं, तो उपराष्ट्रपति सभापति के पद को अंडरमाइन करते हैं, और ये सारी क्लासेस जो है ना, वो तो यही जानेंगे। अगर उनकी हेल्थ खराब है तो हम यही कामना करेंगे कि उनकी हेल्थ, उनकी तबीयत में जल्दी सुधार हो, यही हम कामना करेंगे। लेकिन जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, स्टोरी बनाई जा रही है, ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है, इसमें से होंगी और यही होंगी कारण। लेकिन ब्रिजेश जी, आपको एक और बात बता दे कि इससे उन्होंने जो किया विपक्ष के साथ, जब तक वो पद पर रहे, बोलने नहीं दिए, स्पीकर माइक ऑफ करवा दिए, या इतने बुजुर्ग जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं उनको इस तरह से डांट देना, इससे हम उन्हें माफ नहीं कर देंगे। इससे हम ये नहीं भूल जाएंगे कि उनके कार्यकाल में हमारे साथ क्या हुआ, उनके कार्यकाल में हमारे साथ, विपक्ष के साथ बहुत बुरा हुआ, वो हमेशा हम याद रखेंगे। लेकिन एक संवैधानिक पद पर कंचन जी, ऐसा क्या हुआ कि वो कौन शख्स हैं, वो कौन लोग हैं जो नहीं देखना चाहते थे कि अगली सुबह सभापति के पद पर जगदीप धनखड़ हमें नहीं चाहिए? इसके कारण आप विपक्ष में हैं, आप कुछ समझ पाई? क्योंकि तब आप लोग भी बड़े उनके विरोधी हुआ करते थे धनखड़ साहब के, लेकिन आज मैंने देखा कल से बड़ी सिंपैथी दिख रही है अपोजिशन में। देखिए ब्रजेश जी, आपको बता दें, जब रूल नंबर 267 के तहत हम चर्चा कराना चाह रहे थे कि पहलगाम हमले पे, ऑपरेशन सिंदूर पे, इवन SIR पे, एक दिन पहले हमने नोटिस दे दिया हुआ था कि इस पे चर्चा होगी। जब जगदीप धनखड़ उसको रख लेते हैं और उस पर कोई मुहर नहीं लगाते कि इस पर चर्चा होगी या नहीं होगी, तब जगदीप धनखड़ बड़े अच्छे होते हैं। जब जगदीप धनखड़ इनकी सारी बातों को मानते हैं और इनके इशारे पे चलते हैं, तब सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन अगर 1-2 नोटिस ले लिए कि अगर अपोजिशन इस पर चर्चा कराना चाहती है जस्टिस के ऊपर, और 50 मेंबर अगर उस पर साइन करके दे देते हैं, हर कोई जानता है कि राज्यसभा में एक इम्पीचमेंट का मोशन पास कराने के लिए 50 मेंबर साइन करके देंगे और लोकसभा में 100 मेंबर साइन करके देंगे, वो शुरू हो जाएगा। तो विपक्ष का भी उतना अधिकार है। अगर हमारे पास 50 मेंबर हैं तो हम वो काम शुरू करवा सकते हैं, वो मोशन के लिए हम नोटिस दे सकते हैं। अगर उस नोटिस को ले लिए वो उपराष्ट्रपति जी, तो इनको इतनी क्या कर गई? क्या उपराष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ इनकी उंगलियों पर नाचने के लिए थे? क्या सभापति महोदय, जब बीजेपी चाहे चर्चा होगी, जब चाहे चर्चा नहीं होगी, जब चाहे सदन बंद हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा, जब चाहे जिसको चुप करा देंगे, माइक ऑफ करवा देंगे, क्या सिर्फ इतने ही काम के लिए बने हैं? और दोनों, क्या ये देश में न्यू नॉर्मल हो गया है कि देश के उपराष्ट्रपति की इतनी अनसेरेमोनियल विदाई हो,
उनका एक फेयरवेल स्पीच भी नहीं हुई, मैंने कहीं स्टेटमेंट भी नहीं देखा, आपने देखा? मुझे भी नहीं दिखाई दिए। ये आपके लिए जैसे सरप्राइज है वैसे हम सबके लिए सरप्राइज और पूरे देश के लिए है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया जो अभी सदन में बैठे हुए थे और उन्हीं को रात 9 बजे आते आते इस्तीफा देने की जरूरत पड़ गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी। क्या जब जगदीप धनखड़ जी का 2 नोटिस ले लेना भारतीय जनता पार्टी को इतना नहीं उन पे रहम आया कि हम हमेशा उंगलियों पर जिस व्यक्ति को नचाए, अगर वो अपने पद का कर लिया तो आज उनको इस्तीफा देने की नौबत आ गई। तो आप क्या मानते हैं कि धनखड़ के साथ जो हुआ सही हुआ? नहीं, वो तो धनखड़ जी बताएंगे। वो तो धनखड़ जी बताएंगे कि उनके साथ जो हुआ सही हुआ। उनसे इस्तीफा लिया गया, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, उनको बेइज्जत किया गया एक नोटिस लेने के लिए। किस चीज में आकर उन्होंने ईगो पे लगा, क्या हुआ ये तो वही जानते होंगे। और स्वास्थ्य एक कारण नहीं हो सकता। ये देश इतना भी जो है ना उसको मूर्ख ना समझे, स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो व्यक्ति का ऑलरेडी कोई प्लान है, कहीं जाने का प्लान है, और मैं खुद जेएनयू में हूँ और 10 तारीख को जेएनयू में आए हुए थे और यहीं पर उनका पूरा भाषण हुआ, स्पीच हुआ और उन्होंने 27 तक रहने का बोल कर गए। लेकिन मैडम उन्होंने कहा था इफ डिवाइन इंटरवेंशन, तो आई थिंक देयर इज ए सम पॉलिटिकल डिवाइन इंटरवेंशन और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, दैट सिंपल। जी इतना ही सिंपल है। इतना ही सिंपल है। कुछ तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आई डोंट नो वो कैसे हुआ है, आप ही लोग बेहतर बता पाओगे। ऑलराइट, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आलोक जी बहुत स्वागत आपका। अभी कंचन जी से मैं बात कर रहा था कि कोई पॉलिटिकल डिवाइन इंटरवेंशन हुआ जिसके कारण जगदीप धनखड़ जी को इतनी अनसेरेमोनियल विदाई मिली, पर मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस में कुछ सिंपैथी दिख रही है, जबकि एक समय आप लोग उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे। उनकी इस अनसेरेमोनियल एग्जिट को कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है और ऐसा क्या कारण था कि 4:30 बजे शाम तक तो वो सभापति की पीठ पर थे, और ऐसा क्या हो गया कि कौन उन्हें नहीं देखना चाहता था कि 11 बजे मुझे धनखड़ जी सभापति की पीठ पर नहीं चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक बहुत विस्तृत चर्चा होने की आवश्यकता है ब्रजेश भाई। जिस तरह से आज हुआ है, ये उपराष्ट्रपति महोदय के पद की गरिमा को भी पूरी तरह से ठेस पहुंचाता है। कांग्रेस पार्टी ने दोनों बातें कही हैं कि अगर उनकी वास्तव में सेहत खराब है, कुछ है, तो हमारी संवेदनाएं भी हैं और हमारी शुभकामनाएं कि वो जल्द से जल्द ठीक हों। लेकिन जो टाइमिंग है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और जिस तरह का उनका आचरण जो है कुछ समय से देखने को मिल रहा था, खास तौर पर एग्रीकल्चर और तमाम विषयों के ऊपर सरकार की आलोचना और तमाम चीज़ें सामने आने को जो सबने देखी हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें सरकार को नागवार गुजर रही। लेकिन इतनी क्या नागवार गुजर रही थी कि कल संसद का सत्र शुरू होता है और पहले दिन ही जिस तरह से नड्डा साहब और किरण रिजिजू जी मीटिंग में भी नहीं गए, और उसके बाद तुरंत जिस तरह से उनका इस्तीफा आना बहुत ही भारतीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके पद की जो भी उनके जो एक्टिविटीज़ रही, जो भी जिस तरह से उन्होंने मंच का संचालन किया, मैं समझता हूँ वो आलोचना के अंदर आता है, और सांसद आलोचना भी करते हैं, तमाम दल भी आलोचना करते हैं, हमने भी आलोचना की। लेकिन जिस तरह से जो हुआ है ये बहुत ही निंदनीय और शोचनीय है कि अगर किसी तरह का कोई दबाव उनके ऊपर बना और कहीं पर उनके ऊपर इस तरह का कोई ऐसा कुछ कराने की उनको सरकार कुछ ऐसा संचालन करवाना चाहती थी संसद में जो शायद वो नहीं करना चाहते हों। अभी इस तमाम कयास हैं, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी और आरएसएस के बीच में भी काफ़ी बड़ी खाई बनती हुई नज़र आ रही है। और वास्तव में डिवाइन इंटरवेंशन की बात उन्होंने भी की थी, और मैंने भी अभी एक चैनल पर थोड़ी देर पहले डिवाइन इंटरवेंशन की ही बात की कि डिवाइन इंटरवेंशन केवल उनकी पद के लिए उनकी रिजिग्नेशन तक नहीं है। डिवाइन इंटरवेंशन इस सरकार की पूरी तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मेरे 2-3 सवाल हैं। जो इनका पाप का घड़ा था वो भर चुका है। जिस सभापति ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों पर, विपक्ष के राज्यसभा सांसदों पर सस्पेंशन से लेकर सदन में बोलने न देने तक की, या बार बार इंटरफेयर करके मुद्दों को डिरेल करने का आरोप लगाते थे, सत्ता पक्ष की तरफ से सभापति का काम करने के आरोप लगाते थे, आपकी पार्टी के नेतृत्व में धनखड़ जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, पर आज वही कांग्रेस पार्टी और वही आलोक शर्मा मुझे कुछ सहानुभूति रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके स्टैंड में बदलाव क्यों है?
क्या जो हुआ उनके साथ ठीक था, या फिर इस अनसेरेमोनियल एग्जिट को लेकर आपकी नाइत्तफाकी है, या फिर ये आपका डुअल स्टैंडर्ड है? देखिए, बिल्कुल ये एक नहीं, बिल्कुल ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने कहा कि जो भी आलोचना हमने आज तक की, ब्रजेश भाई, आज भी आलोक शर्मा भी और कांग्रेस पार्टी भी उन तमाम आलोचनाओं के ऊपर स्टैंड करते हैं। अगर हमने तमाम टीवी चैनल्स पर जाकर कहा कि उपराष्ट्रपति और स्पीकर महोदय जो हैं वो रीढ़ की हड्डी वाले होने चाहिए और सरकार के दबाव में नहीं आने चाहिए, मैं अपनी बात पर आज भी स्टैंड करता हूँ। मुझे वो फोटो भी याद है, मोदी जी के सामने ऐसे ऐसे करके जो हाथ जोड़ के था, वो एक उपराष्ट्रपति महोदय को शोभा नहीं देता है। वो आज भी मैं उस बात पर पूरी तरह से स्टैंड करता हूँ। लेकिन जिस तरह से उस पद की गरिमा को गिराया गया और जिस तरह से संसद को अपनी बपौती बना के और उपराष्ट्रपति महोदय का आज एग्जिट हुआ है, ये तमाम सवाल खड़े करता है, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। ये ब्रजेश मिश्रा जी के और आलोक शर्मा के भारतीय लोकतंत्र के ऊपर एक कहीं ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई हमारी सिंपैथी नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो हुआ है वो वास्तव में गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। दोपहर में 2:07 जब वो पिटीशन आपकी पार्टी के नेतृत्व में मूव की गई जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा सांसदों की, और उसे धनखड़ जी ने स्वीकार भी कर लिया, क्या आप ये कारण मानते हैं कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था जिसके कारण सत्ता पक्ष को एम्बैरेसमेंट लगा, इसी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू बैठक में नहीं गए और रात 9:30 बजे इस्तीफा आ गया? देखिए, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मैं इसको बहुत बड़ा कारण नहीं मानता हूं, क्योंकि जस्टिस वर्मा के खिलाफ दिल्ली यहाँ पर बार काउंसिल में या कहीं पर भी वकीलों ने किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। ब्रजेश भाई, मैं भारत समाचार के तमाम दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जिस जस्टिस के यहाँ पर जो नोटों के ढेर मिले, मैं कांग्रेसी होने के बाद इस बात को कह रहा हूं कि जितनी मेरी जानकारी है व्यक्तिगत तौर पर, वो व्यक्ति भ्रष्ट नहीं था। वो पैसे कहाँ से आए, क्यों आए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है और वो बहुत बड़ा जुडिशरी का कोई खेल तो नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और सब जांचों पर ही सरकार पर्दा डाल देती है। बहुत शुक्रिया। इसके तार क्या 2030-31 के चीफ जस्टिस बनने वाले किसी व्यक्ति से तो नहीं जुड़े हुए हैं। मैं आज का विषय वो नहीं है, कभी मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बताऊंगा कि वो क्या कहानी थी। लेकिन आज का जो पूरा विषय है वो इतना सिंपल और सरल नहीं है ब्रजेश भाई कि केवल एक कोई मूव आया और कांग्रेस का कोई मोशन आया उसकी वजह से ऐसा हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं सहमत नहीं हूं आपकी बात से। ये कोई बड़ा खेल है, बड़े भूचाल, बड़ा उथल पुथल की तरफ एक इशारा कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप संडा मेरे साथ मौजूद हैं। अनूप जी, स्वागत आपका। मैं आपसे कारण जानना चाहता हूं कि वैसे तो आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य के कारण बताए गए, तो हम लोग आधिकारिक तौर पर ये कहते हैं कि स्वास्थ्य कारणों से हैं, क्या कुछ पॉलिटिकल हेल्थ का भी मामला लगता है आपको? एक बार आपने ही अपने किसी डिबेट में मुझसे कहा था कि राजनीति में अनायास कुछ भी नहीं होता। जो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का स्वास्थ्य कल खराब हुआ है, वो मुझे इस बात का भी संकेत देता है कि एनडीए का भी स्वास्थ्य कुछ खराब है अंदर से। किसका? एनडीए का, ओके, सरकार का। दूसरा ये भी सवाल है और हमारी चिंता भी है ये कि भारत में ये भाजपा की सरकार संवैधानिक पदों की गरिमा और मर्यादा को जिस तरीके से अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, कहीं उपराष्ट्रपति महोदय की अंतरात्मा तो नहीं जाग गई और उनको इस्तीफा देना पड़ गया? तीसरा सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी रास्ते पर, इसी ढर्रे पर चलती रही तो इस देश के लोकतंत्र का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। ये बात ठीक नहीं होने जा रही है। कई कारण आए सामने, कई बातें हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति कल तक सदन की कार्रवाई को बहुत अच्छे ढंग से संचालित कर रहा था, मैंने खुद 4:30 बजे देखा उनको, 4:15 से 4:30 के बीच, और वही वाला प्रस्ताव पढ़ते जिसके लिए आलोक शर्मा जी मना कर रहे हैं कि वो सहमत नहीं है जी, और वही वाला पढ़ते देखा। और मुझे बड़ा अचंभा हुआ कल जब मैंने सत्ता पक्ष के नेता सदन जेपी नड्डा जी का लोकसभा में, राज्यसभा में उनका कथन सुना कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये पीठ की अवमानना है, पीठ की का पीठ ने अपमान तो कोई एतराज नहीं किया इस शब्द पे जी। जिस पीठ ने इस्तीफा दे दिया रात में 9:30 बजे, मैं सुन रहा था, मैं राज्यसभा की प्रोसीडिंग देखता हूं, लोकसभा की भी देखता हूं, उस वक्त पीठ ने कोई एतराज नहीं किया था। ब्रजेश भाई, ये आप आज एतराज कर रहे हैं? ऐतराज करने न करने, जिस पीठ ने इस्तीफा दिया उस पीठ ने कोई, उस पीठ के ऐतराज करने का सवाल भी नहीं है। सवाल इस बात का है
कि देश का एक मंत्री, सत्तारूढ़ दल का नेता सदन, क्या उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति को ये डिक्टेट कर सकता है कि क्या राज्यसभा की कार्रवाई में जाएगा क्या नहीं जाएगा? इशू सर, क्या ये कारण है उनके इस्तीफा देने का? नहीं, एक कई अगर ऐसा कारण होता तो कई बीजेपी के नेता जाते और उन्हें मना लेते। कई कारणों में और से मैं धनखड़ जी को जानता हूँ, इस तरह के मामलों को इस्तीफा नहीं देते। वो एक स्ट्रेटेजिक उनसे चूक हुई, वो ये संकेत, ये आलोक शर्मा की पार्टी के झांसे में आ गए। वो ये संकेत भी रीढ़ की हड्डी दिखा दी है कुछ ज्यादा ही। ब्रजेश जी, वो संकेत भी हो सकता है इस बात का कि समझ जाइए नंबर आ गया आपका। ये कुल मिलाकर के जो हुआ है, महामहिम उपराष्ट्रपति, वैसे वो चाहते तो इस्तीफा ना भी देते, कोई जबरदस्ती थोड़ी थी। अब उसके पीछे की क्या बात है? क्योंकि उनको भी हटाने का प्रोसेस कुछ बड़ा तो लंबा है। मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो है उसके पीछे। अभी आपने ही कहा, आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया कि 10 दिन पहले उन्होंने सार्वजनिक भाषण में कहा, अरे ये पब्लिक डोमेन में है, अगर JNU के एक प्रोग्राम में, अभी कंचन जी बता रही थी, डिवाइन इच्छा नहीं हो गई तो मैं रहूंगा अपने कार्यकाल को पूरा भगवान करने। की मर्जी। और भारत के लोकतंत्र के इतिहास में जी पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अकारण अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले त्यागपत्र दिया है। आप कारण क्या मानते हो? बीजेपी के भीतर कोई कन्फ्लिक्ट है या फिर इस सेरेमोनियल विदाई के पीछे जस्टिस वर्मा वाला महाभियोग कांड? बीजेपी का अहंकार है। बीजेपी को चंद लोग चलाना चाहते हैं और इस देश को, लोकतंत्र को चंद हाथों में कैद सर, करना थैंक यू, चाहते सर। हैं। जी। जब उपराष्ट्रपति महोदय ने शुक्रिया आपका कुछ सर। चीजों में सत्ता के लिए असुविधा उनको आज आपके लिए बड़े प्यारे हो गए। तो मैंने 20 ऐसे इनकाउंटर देखे हैं प्रोफेसर राम गोपाल के साथ, जब धनखड़ जी और उनके बीच बड़ी असहज स्थिति होती है। आज मैं विपक्ष को देखकर हैरान हूं कि जिस धनखड़ जी को रोज गरियाते थे ये लोग, रोज भला बुरा कहते थे सदन से बाहर लेके अंदर, आज एक अजब सी सिंपैथी का माहौल विपक्ष के भीतर है। ना तो आप उगल पा रहे हो ना निगल पा रहे हो। कहना चाहता हूं एक वाक्य सर, 10 सेकंड दे पाऊंगा केवल। ये सवाल धनखड़ जी के लिए सहानुभूति का नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के चेयर पर बैठा है और इस तरीके की घटनाएं, वो भारतीय लोकतंत्र से या एक पद के साथ घात है, इसलिए चिंता है विपक्ष की। विपक्ष की चिंता किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, भारत के सुनील शुक्ला, लोकतंत्र के देश के लिए है। जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत। आपने अपने करियर में कभी इस तरह का देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए स्टेट हेड, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनको स्टेट हेड का दर्जा होता है, ऐसी अनसेरेमोनियल विदाई देखी आपने? इस विदाई को का असली कारण आप क्या मानते हैं कि इस इस्तीफे के पीछे का राज क्या है? धन्यवाद ब्रजेश जी। इस तरह की अनसेरेमोनियल विदाई मैंने किसी की नहीं देखी। जो बात है उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने अपने चिट्ठी में कही है, मैंने आज तक किसी ऐसे डॉक्टर से मिला नहीं हूं जो किसी बीमारी के लिए इस्तीफे का अनुशंसा करता हूं। मेडिकल साइंस में दवा की जगह इस्तीफा लिख दिया। ब्यूटीफुल वर्ड। मैंने कभी किसी ऐसे चिकित्सक से नहीं मिला जो ये कहे कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए। ऐसा कभी कोई किसी डॉक्टर को भी जानता नहीं हो सकता सर, ऐसे कोई डॉक्टर अगर हमें मिल जाए तो हम कई नेताओं को रिफर करने के लिए सर तैयार हैं। तो अब इसकी तलाश करनी पड़ेगी। तो ये जो बात कही है धनखड़ साहब ने अपनी चिट्ठी में, यह भी स्वीकार नहीं की जा सकती। दूसरी चीज, अगर आप बीमार हैं तो निश्चित रूप से आपकी बीमारी का इलाज, अगर आप किसी संवैधानिक पद पे हैं तो संभवतः ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। और कोई इस तरह का प्रमाण नहीं मिलता कि पिछले कई दिनों से बीमार रहे हों, अस्पताल गए हों। जब वो भर्ती थे, उनके हृदय चिकित्सा हो रही थी, उनको बाकायदे स्टेन लगा था, तभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और इस देश में प्रधानमंत्रियों की बाईपास सर्जरी हुई है, तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सवाल है कि क्यों इस्तीफा देंगे आप? यह बीमार होना इस्तीफे का कारण तो नहीं हो सकता। आप पूरी तरह से लाचार हो जाए, विवेक शून्य हो जाए, चलने फिरने लायक ना हो जाए, बात अलग होती है। ऐसी कोई स्थिति है नहीं। अगर आपका उपचार हो सकता है तो इस्तीफे का कारण क्यों बनेगा? अब सवाल है कि फिर अगर कुछ नहीं था तो इस्तीफा हुआ क्यों? राजनीतिक दलों में इस्तीफे तब तक नहीं होते जब तक कोई राजनीतिक चुनौती न बन जाए, राजनीतिक अस्मिता का सवाल ना आ जाए। छोटी मोटी घटनाएं, बयान वान, ये वो, इसे इस्तीफे कभी नहीं होते, खासतौर से ऐसे पदों। अब सवाल है कि आपने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा का सब, तो क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में धनखड़ साहब ने जो कार्रवाई की वो सरकार की कार्रवाई से अलग थी? आप किरण रिजिजू साहब के तमाम बयान सुन लीजिए।
वो हमेशा कहते रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है उसके अनुकूल महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। हम विपक्ष से सहयोग चाहते हैं। विपक्ष ने अनकंडीशनल कहा कि हम सहयोग देंगे आपको, और 155 सदस्यों ने इस्तीफा उस पर दस्तखत किया। अगर उन्होंने राज्यसभा में उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो सरकार के मंशा के खिलाफ था, ऐसा मैं नहीं मानता। और आप न्यायमूर्ति शेखर यादव साहब का प्रकरण ले लीजिए। न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दिसंबर 2024 में आया है, लगभग 7 महीने पहले। धनखड़ जी ने कार्रवाई नहीं करने दी, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन नहीं लेने दिया। कार्रवाई नहीं होने, क्योंकि बीजेपी कहा कि ये मामला मेरे पास लंबित है, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। एक्शन नहीं ले सकता, और क्योंकि बीजेपी भी यही चाहती है कि इस प्रकरण पे कोई कार्रवाई ना हो। वह अपने सामाजिक समीकरण के संतुलन के तहत इस मामले को आगे ले जाना चाहती है। कहीं आपने सुना है कि लोकसभा का सचिवालय, विधानसभा का सचिवालय, राष्ट्रपति का सचिवालय दस्तखत के वेरिफिकेशन में 7 साल लगा देगा, और आप दावा करते हैं कि आप डिजिटल इंडिया बना रहे हैं? बट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, लास्ट डे क्या हुआ ऐसा कि 50 सांसदों ने दस्तखत भी किया, वेरिफिकेशन भी हो गया, पिटीशन मूव भी हो गई, और पिटीशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया, वो भी लोकसभा में पेश होने के पहले। जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, जहां उसमें मामला केवल यह है कि राज्यसभा में जो पिटीशन आया है उसमें केवल विपक्षी सांसदों के दस्तखत है, उसमें सत्तारूढ़ दल के सांसदों के दस्तखत नहीं है। सर एक सवाल का जवाब दें, क्या सत्ता पक्ष क्रेडिट लेने के लिए एक सहमति बनाकर लोकसभा के माध्यम से इसे लाना चाहता था, वो एजेंडा डिरेल हुआ, और अगर अपोजिशन का मूव एक्सेप्ट हो गया था और राज्यसभा में ये पेश होता और इसे तो पास होना ही था, तो पारित होना ही था, तो ये सत्ता पक्ष के लिए एम्बैरेसमेंट होता, और ये धनखड़ जी की वजह से हो गया, इस कारण नाराजगी थी? क्रेडिट का इशू था या एम्बैरेसमेंट का था? दोनों न्यायमूर्तियों के प्रकरण में सरकार के कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होता जब तक वो उनके साथ नहीं खड़े दिखाई पड़ती। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का मामला लीजिए आप, शेखर यादव के साथ तो बीजेपी साथ खड़े दिखाई पड़ रही है, और उसके ऊपर कोई लांछन भी नहीं लगता, वो अपने सामाजिक संतुलन धनखड़ ने वो पिटीशन, उस मोशन को एक्सेप्ट क्यों किया? ये बीजेपी के लोग जानना चाहते हैं भाई। उनकी मुझे लब्बो लुआब इसी बात का लगता है कि वो सारा झगड़ा उसी कारण है, और सरकार को ये लगा कि उनके खिलाफ कोई एक कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है, ऐसा मुझे डाउट है, क्योंकि इतनी अनसेरेमोनियल विदाई तभी होती है जब कोई कांड होता है। मेरा अपना मानना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव कारण नहीं है। कारण यह है कि उन्होंने कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता खड़गे साहब को बोलने की अनुमति दी, और ऐसे विषय पे बोलने की अनुमति दी जिस पे सरकार बात नहीं करना चाहती है। और आप इसमें जेपी नड्डा साहब की प्रतिक्रिया और आज दिन भर हुई कार्रवाई को अगर आप दोनों को मिला के देखेंगे तो आपको यह बात लेकिन आप ये बताओ कि राज्यसभा चलाना है तो आप लीडर, आप अपोजिशन को बोलने नहीं देंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? क्या लोकसभा टाइप का माहौल राज्यसभा में हो जाए, जैसे राहुल गांधी कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता? आज क्या हुआ? आज क्या राज्यसभा की कार्रवाई चली? राज्यसभा में धनखड़ साहब के जमाने में क्या नहीं हुआ था? कितने लोग सदन से बाहर निकाले गए थे? नहीं, मैं यही बात आलोक जी और कंचन जी को बता रहा था, लेकिन इन दोनों के हृदय में थोड़ा प्रेम जागा है। वो ये केवल आप कह सकते हैं ना, ये एक राजनीतिक बयान है। कितना प्रेम जागा है आप भी जानते हैं, देश भी जानता है। बहुत शुक्रिया सर, प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। मैं वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ गए। वीरेंद्र जी आपका स्वागत। तो बताइए, कल जब ये अचानक विस्फोट हुआ कि धनखड़ जी जा रहे हैं, वैसे वो जिस तरह से राज्यसभा को चलाते थे, वो बीच बीच में जुमले मारते थे, शेर व शायरी पढ़ते थे, पुराने दृष्टांत, काफ़ी सुनने में उनको मज़ा आता था। मैं तो उन्हें इस मामले में बड़ा मिस करूँगा, जैसे आलोक जी किसी और मामले में मिस करेंगे, कंचन जी कुछ और मिस करती हैं, संजय सिंह कुछ और मिस करते हैं, मैं इस मामले में मिस करूँगा। इस अनसेरेमोनियल विदाई को आप किस तरह से देखते हैं? ब्रजेश जी, लक्षण तो दोनों तरह के दिख रहे हैं, क्योंकि मामला एकदम तत्कालिक है जितने पे चर्चा हो रही। बीमारी का लक्षण तो था ही, लेकिन डायग्नोस कराए थे। ये जो न्यायपालिका से टकराहट हुई, किसानों का मुद्दा हुआ और सदन को चलाने की बात है, दोनों तरह की चीज़ें हैं। अब ये आगे आएगा, साफ होगा कि एक उपराष्ट्रपति को बीच कार्यकाल में अपना पद क्यों छोड़ना पड़ा। वैसे जहाँ तक ब्रजेश जी बीमारी और स्वास्थ्य की बात है, तो बीमार तो नीतीश कुमार थे और इस्तीफा धनखड़ का हो गया। अब वहाँ का मामला यहाँ पता नहीं कैसे चला आया। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हुआ नहीं। एक धनखड़ के साथ
एक चीज जुड़ गई, क्योंकि वो सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और राज्यपाल थे और उपराष्ट्रपति बने, लेकिन न राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो पाया और न उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो पाया। ये उनके साथ एक बार तो मान लीजिए कि वो उपराष्ट्रपति बनने के लिए छोड़ना पड़ा, दूसरी बार ये कार्यकाल। जो आदमी ये कह रहा हो कि हम 2027 में चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और हमें कोई एक्सटेंशन की या किसी पद की जरूरत नहीं है, 74 साल उनकी उम्र है, तो 2 साल बाद वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके पहले उनको इस्तीफा देना पड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि एक बार वो पिक्चर में गाना आया था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले आए गए, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ सियासत में उजले पक्ष के एक नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। बस वो सतपाल मलिक की तरह नहीं रहे, राज्यपाल तो वो भी रहे, लेकिन सतपाल मलिक थोड़ा विद्रोही स्वभाव के निकल आए, भाजपा से वो भी राज्यपाल थे और इनको भी भाजपा ने बनाया, लेकिन ये चुपचाप चले गए और उन्होंने किसानों के मुद्दे पर, जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर बार बार बोला और बार बार कहा कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो वो इस मामले में बेबाक कहे जाएंगे कि न्याय का जहां तकाजा था, सार्वजनिक जीवन में देश के सामने उन्होंने हमेशा अपनी साफ गोई से राय रखी जी। सदन के चलाने में उन पर पक्षपात का आरोप लगता रहा। अब वो पीठ का मामला था, जो भी रहा हो वो लोग देखें, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ उनके रिश्ते हमेशा अच्छे रहे और एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान का भाव रहा। आज जब ये विदाई न लेने की बात आई तो अब ये साफ हो गया कि अब उनको भविष्य में कोई पद नहीं मिलने वाला है और प्रधानमंत्री ने भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। तो ये साफ है कि अब उनका बाकी का जीवन चुपचाप गुजरेगा बिना किसी राजनीतिक गतिविधि के। अस्पताल तो अब देहरादून वाले प्रोग्राम में उनको वहां पर ले जाना पड़ा था, थोड़ा चक्कर आ गया था, ये एक घटना हुई थी स्वास्थ्य पर, उसके बाद उनके तमाम सारी बातें आई। लेकिन अब जब जब जगदीप धनखड़ जा रहे हैं रिटायर इस्तीफा देकर, तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उपराष्ट्रपति का स्वास्थ्य इतना खराब था तो भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके सब पर रोज चेकअप होता है, रोज मेडिकल टीम लगी रहती इनके साथ। इतने खराब था तो पहले बता देती मेडिकल टीम की राष्ट्रपति जी की हालत ठीक नहीं है और उनको जो है आराम दिया जाए। यहाँ डॉक्टर लगता है फेल कर गए बताने। डॉक्टर ने इस्तीफा प्रिस्क्राइब किया, प्रिस्क्राइब पहले किया होगा, पर्चा बाहर नहीं आया कहीं। देखिए नहीं, ये पर्चा है, अभी पढ़ रहे थे, संजय सिंह पढ़ रहे थे पर्चा। देखिए अब बात आती है कि इस देश में नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं राजनाथ सिंह बनेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस पद पर जो राज्यपाल रहता है वो आता है, तो राज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा का नाम आ रहा है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए भी कह रहे हैं कि अगली उपराष्ट्रपति वो बन सकती हैं। अब देखिए पता नहीं क्या सरकार के मन में होगा, क्योंकि 2 साल का समय है और 6 महीने के भीतर उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव कराना होगा। ये देश की सरकार का मामला है ब्रजेश जी, वही तय करे। हम लोग तो कंक्लूड करें जी। अब आप हिंदी पिक्चर का एक गाना आज फिर मुझे याद आता है, सुनिएगा, अच्छा गाना है, अच्छा लगेगा। नहीं, ये सब जरूर होना चाहिए बीरेन जी, प्लीज। कि हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, और इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना, और जीवन के सफर में तन्हाई मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी, और मरने की खबर ऐ जाने जिगर मिल जाए कभी तो मत रोना, क्योंकि जिंदगी तू कर ले मेरा इस्तीफा कबूल, थक गया हूं अब मुझे आराम की जरूरत है। वाह वीरेंद्र सिंह, वाह, बहुत सही गाना आपने सुनाया। वैसे अकेलापन हो तो पॉडकास्ट करें, मैं तो ये भी मशवरा दूंगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और शानदार ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए बहनों भाइयों इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करेंगे। संजय सिंह बीजेपी के लीडर हैं, लखनऊ में मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय सिंह जी, ये तो बात तो अपोजिशन ये कह रहा है कि इस अनसेरेमोनियल विदाई के पीछे दरअसल आपकी कमजोरी है। नहीं ब्रजेश जी, कोई कमजोरी नहीं है। और अनसेरेमोनियल विदाई इंदिरा जी के समय में बीवी गिरी जी वाइस प्रेसिडेंट थे, उनसे इस्तीफा दिलवा के अनसेरेमोनियल विदाई कराई गई थी। वो काफी बड़ा विषय है, वो अलग की बात है। कांग्रेस कोई किताब है जिसको पढ़कर आप बड़े हुए हैं लग रहा है? नहीं, सीख लिया काफी कुछ। नहीं, कांग्रेस को तो जब से होश संभाला तब से हम पढ़ रहे हैं। तब से सर कांग्रेस एक करिकुलम है पॉलिटिक्स का सर। हाँ बिल्कुल, सीखना है, सीखा है आप। नहीं, कांग्रेस को जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं उस पर बात नहीं करता हूं, मेरा समय निकल जाएगा। अभी डिवाइन इंटरवेंशन की बात हो रही है। आलोक भाई हमारे बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार है, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इनके साथ जुड़ा हूं डिबेट में। डिवाइन इंटरवेंशन कांग्रेस के, हाँ कांग्रेस की प्रवक्ता, पत्रकार नहीं है जी, सॉरी जी। राहुल गांधी जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव जो पास लोकसभा में फाड़ा था, मनमोहन सिंह जी का लाया हुआ उनके प्रधानमंत्री के सामने, वो कौन सा डिवाइन इंटरवेंशन था? दूसरा डिवाइन इंटरवेंशन तब आता था जब मैडम सोनिया गांधी जो विदेश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आते थे, तो उनके खुद के बगल में बैठने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अपने एसपीजी के गार्डों के द्वारा किनारे करवा देती थी, खुद बैठती थी। ये डिवाइन इंटरवेंशन। दूसरा, आज एक बहुत बड़ा खुलासा आलोक भाई ने कर दिया है न्यूज चैनल पे, और कांग्रेस भी एक्सपोज हो गई। आलोक जी ने कहा कि ये मैं यशवंत शर्मा पे जो वर्मा पे जो आरोप लगाया है नोटों वाला, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तो आलोक भाई फिर ये आप ड्रामा क्या कर रहे हैं? कांग्रेस वाले वहां राज्यसभा के अंदर ये सब लाके क्या कर रहे हैं आप लोग? फिर ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर आप मानने को तैयार नहीं हैं कि नोटों की गड्डी यशवंत वर्मा के यहाँ क्या मामला था, आप मानने को तैयार ही नहीं है, इसका मतलब करप्शन को आप इंडोर्स करते चले आ रहे हैं। कांग्रेस ने करप्शन इंडोर्स कर दिया। वैलिड क्वेश्चन उठाया, ये बहुत बड़े चैनल पर आज खुलासा हो गया है। आलोक भाई अब आप मुंह नहीं छुपा सकते, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं उसको करप्शन नहीं मानता हूं। ये बहुत बड़ा है। थैंक यू सर, आपका समय समाप्त हुआ और मैं कंचन यादव को इनवाइट करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। कंचन जी, जब विपक्ष के खिलाफ हमलावर रहते थे धनखड़ जी, तब तो आपको वो सख्त नापसंद थे। अब जब आपके ही बात का सम्मान रखते हुए बिना नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हुए आपका काम सत्ता पक्ष ने कर दिया, अब ऐतराज किस बात का है? अब तो धन्यवाद करना चाहिए, बीजेपी आला कमान का माल्यार्पण करना चाहिए आप लोगों को। ब्रजेश जी, यहाँ पर पसंद और नापसंद का कोई सवाल नहीं है, और हम अभी भी उसी स्टैंड पे कायम है कि धनखड़ साहब अपने पूरे कार्यकाल के दौरान विपक्ष के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किए थे, ना ही हमें बोलने का मौका दिए। जब देखो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, हम इससे तंग आ चुके थे। जब यही कांड उनके साथ हो गया मैडम। तो हाँ, वही हुआ ना उनके साथ, यही हुआ उनके साथ। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड जो धनखड़ जी करते थे वही उनके साथ हुआ। बताइए अब जेपी नड्डा जी उनको बताएंगे कि क्या रिकॉर्ड में जाएगा। और उनके इस्तीफे पे भी अखबारों में हेडलाइन बननी चाहिए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। हम जो सवाल उठा रहे हैं, हम उस पद के साथ सवाल उठा रहे हैं, और तब भी पद के साथ सवाल उठा रहे थे कि आप जिस पद पे हैं उसकी गरिमा रखिए। और आज उसी गरिमा को फिर से तार-तार कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि कोई भी पद हो, एक व्यक्ति से बड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई नहीं है। कोई अपने मन से कोई फैसले नहीं ले सकता, कोई अपने मन से कुछ नहीं बोल सकता है, जो ऊपर से ऑर्डर होगा वही। अब तो ये धनखड़ जी ही जानते होंगे कि उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा, किन किन कारणों से देना पड़ा। कोई एक कारण तो रहा नहीं होगा कि बस आज ये हुआ और बस इस्तीफा दे दिए। हो सके कई कारण रहे हों, उसमें से एक कारण मैंने बताया कि ये जो मोशन वाला इंपीचमेंट वाला है, और कई सारे कारण रहे होंगे ब्रजेश जी। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में ये एक मैसेजिंग है कि अगर आप भी धनखड़ जैसा बनोगे, आपका भी यही हाल होगा, और 1 मिनट में आपका इस्तीफा करवा लिया जाएगा, पद से हटा लिया जाएगा, चाहे आप राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। चलेगी तो किसकी? नरेंद्र भाई मोदी जी की। बस यही एक मैसेजिंग का काम इन्होंने किया। पद जाए जहां, पद की कोई इनको पहले भी गरिमा नहीं थी, आज भी गरिमा नहीं है। पद पे किसी और को बैठा देंगे, राजनीति करने इनको आती है, पद की गरिमा है ही नहीं। एक थैंक यू मैडम, थैंक यू। सभा चलेगा नहीं चलेगा जी। ऑलराइट, आलोक शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। शर्मा जी, ये सवाल तो बीजेपी के संजय सिंह जी का वैलिड है कि यशवंत वर्मा के करप्शन को आप इंडोर्स करते हैं, दूसरी तरफ आप राज्यसभा में मोशन लाते हैं महाभियोग का उनके खिलाफ।
देखिए, मुझे लगता है ब्रजेश भाई, मैंने जो वाक्य बोले उसके बहुत दूरगामी संदेश हैं, और मैंने ये भी कहा कि 2030-31 में कौन चीफ जस्टिस बनेगा, क्या तार वहाँ तक तो नहीं जुड़े? क्या एक हफ्ते पहले CISF हटाई गई थी? क्या जो पैसे रखे गए उस दिन वर्मा जी दिल्ली में थे या बॉम्बे में थे? क्या सर्वेंट क्वार्टर में पैसे रखे गए थे? ये जांच का विषय है, लेकिन जांच हो उसका रास्ता संसद से ही होकर गुजरता है, और जो तरीका कांग्रेस ने अपनाया है मुझे लगता है कि वही तरीका है। संजय भाई का सवाल वैलिड है, लेकिन मैंने बहुत सारी लीड्स दे दी हैं कि दिल्ली में किस किस के फार्म हाउस हैं, और क्या 3-4 फार्म हाउसों पर और भी तो रेड नहीं हुई थी उस समय पर। बहुत सारे सवाल हैं। वापस आता हूँ, एक बहुत अच्छा पॉइंट आया कि ओनली रेजिग्नेशन विल गो ऑन रिकॉर्ड, बट सर नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड के अलावा पिछले 2 दिन से कुछ भी चीज एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। तो आज हालत ये हो गई है कि धनखड़ साहब ने राजस्थान के चुनाव को भी प्रभावित करने का प्रयास किया, अपने फार्म हाउस पे बीजेपी के नेताओं की बैठकें की भी की चुनाव के दौरान, तमाम राजस्थान के चुनाव के दौरान दौरे भी किए, सब कुछ किया उन्होंने। ठीक है, वो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जिस पद पर वो बैठे थे, जिस तरह से वो हटाए गए, ये ऑपरेशन हथौड़ा जो चला, ये वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक हथौड़ा है। आपकी पार्टी इस अनसेरेमोनियल एग्जिट को आपके लिए तो ये हैप्पी मोमेंट होना चाहिए कि जिस चीज़ की आप डिमांड पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, उस डिमांड को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरा किया। आप तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे। आपकी ही बात मानते हुए मैं तो ये मानूंगा कि आला कमान बीजेपी ने हटा दिया उनको। आपके लिए तो हैप्पी मोमेंट है, फिर किस बात का दुख है आपको? देखिए ब्रजेश भाई, जिस तरह से हटाया गया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ब्रजेश भाई। आप होते, कोई और होता, मतलब एक व्यक्ति वहां पर, उस पर आप आलोचना कर सकते हैं, आप उसकी समीक्षा कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं उनके फंक्शनिंग का, आप सब कुछ कर सकते हैं लोकतंत्र में। लेकिन जिस तरह से हटाया गया वो अपने आप में अलोकतांत्रिक है, और इस तरह की अलोकतांत्रिक परंपराएं अगर संसद के पटल पर होती हैं, और वो भी शीर्ष स्थान पर संवैधानिक पदों पर, तो मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी, तो हम पहले ही कह रहे थे, एक खतरे की घंटा बज गया। तो इतना अनसेरेमोनियल था तो आपकी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को, लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जाना चाहिए, उनसे मुलाकात करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए कि साहब आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो। देखिए, वो बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखते रहे, कांग्रेस पार्टी में से बहुत पहले वो MLA रहे, कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। आज हमारी पार्टी की तरफ से होते और तमाम चीजें, अच्छा, आप ही का कैरिकुलम पढ़े थे, हम तो आपका पाठ्यक्रम पढ़ के आए थे, ये बात। देखिए, मुझे तो लगता है कांग्रेस की जो पुरानी आत्मा थी वो जागी है, और वो जागने के कारण ही सब कुछ हुआ है। ओके, इनका पाठ्यक्रम पढ़ के आए थे, तभी मैं सोचूं कि अचानक एक दिन में उन्होंने ऐसा विस्फोट क्यों कर दिया, कुछ तो जग गया उनके भीतर। ऑलराइट, अनूप संडा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप मुझे बताइए कि क्या ये एक संदेश देने की कोशिश हुई है जैसा कंचन जी कह रही थी, या फिर इस अनसेरेमोनियल विदाई जो कुछ भी हुआ उससे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्थाएं हैं उसको बड़ा आघात पहुंचा है? देश को सच जानना चाहिए कि धनखड़ जी के इस्तीफे की असली वजह क्या है। मैंने तो अब आपने प्रथम चक्र में ही ये बात कही, तानाशाह सत्ताएं सदैव असहमत के कमजोर स्वर को भी विद्रोह के रूप में परिभाषित करती हैं, और यही हुआ है कि जरा सा, जब जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति थे तो सत्ता की सुविधा के हिसाब से संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हमेशा परिभाषित करते रहे, लेकिन जरा सा अगर सत्ता के मनचाहे एजेंडे से हट करके उन्होंने चाहे चूकवश, चाहे भूलवश, चाहे लोकतंत्र की लाज रखने का प्रयास किया तो तत्काल उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। आज मैंने विपक्ष के कई राज्यसभा सांसदों से बात की, वो काफी खुश हैं कि अब राज्यसभा में उनको इस तरह से कोई इंटरवीन करने वाला नहीं है, अब वो अपनी बात को दबाव पूर्वक रख सकेंगे, क्योंकि धनखड़ जी दबाव बना लेते के रोक लेते थे। आगे आने वाला कोई हो उससे भी ज्यादा आगे बढ़ जाए। और यहां महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि एक व्यक्ति गया है, एक देश के सर्वोत्तम उच्च पदों में से एक उच्च पद की संवैधानिक लोकतांत्रिक गरिमा को ठेस पहुंचाई है जेपी नड्डा जी के बयान ने, और वो जेपी नड्डा जी का बयान ही इस बात को बताता है कि सत्ता
संविधान के ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों को भी किस तरीके आप से उनकी इस विदाई अपनी को लेकर- कठपुतली बना करके रखना चाहती है। आप उनकी इस विदाई के तरीके को लेकर आपको असहमति है? मेरी विदाई के तरीके से देखिए सर। असहमति जितनी है उससे ज्यादा असहमति यह है कि अगर एक सत्ता जो बार बार लोकतंत्र की शुचिता, पवित्रता जी। और मजबूती का गाना गाती है, सुनील उस- शुक्ला जी, उस सरकार ने अगर जरा सा एक कोई उसका मनचाहा nothing will फैसला go on नहीं record, हुआ sir. Thank you, sir. तो Nothing will go on record, sir. राष्ट्रपति जी Thank का you, sir. स्वास्थ्य खराब थैंक हो यू गया सर, और नथिंग विल इस्तीफा गो हो ऑन गया। रिकॉर्ड सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुनील शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। तो भाई शुक्ला जी, देश ये भी जानना चाहता है कि संदेश क्या गया? ये संदेश तो भारतीय जनता पार्टी जो देना चाहती है वो संदेश गया कि जो कोई भी केंद्रीय नेतृत्व से असहमत होगा उसके लिए कोई स्थान नहीं है, विमर्श के लिए कोई स्थान नहीं है। और अगर आप राजनीतिक रूप से उपयोगी हैं तो इस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। धनखड़ साहब बीजेपी के नेता कभी नहीं रहे, संघ से दीक्षित कभी नहीं रहे, वो तो सोशलिस्ट नेता रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, वो पार्टी में आए। और इनका उपयोग पश्चिम बंगाल में किस तरह का किया गया आप याद कर लीजिए। आप याद कर लीजिए कि जब तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया कि विधानमंडलों से पारित जो विधेयक है उनको आप लंबे समय तक रोक नहीं सकते हैं, एक निश्चित समय अवधि के भीतर आपको पारित करना पड़ेगा, तो धनखड़ साहब ने सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या कहा? न्यूक्लियर बम है, विधायिका के ऊपर एक तरह का न्यूक्लियर बम, एक धारा का उन्होंने उल्लेख किया था, तब भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, सब कुछ करते रहे। और यह नहीं है, आप यह निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दबाजी में होगा कि धनखड़ साहब के जाने के बाद राज्यसभा में टोका टोकी रुक जाएगी। हरवंश जी को याद कर लीजिए, कितने लोगों को हरवंश जी ने निकाला था, किस तरीके से सांसदों को बाहर करके उन्होंने कितने विधेयक पारित कराए थे, वो दृश्य सबको याद होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि जो शैली उन्होंने अपना रखी थी वह शैली धनखड़ साहब की थी। आज लोकसभा में क्या हो रहा है? सरकार अगर ये कह रही है कि वह पहलगांव के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है तो बात क्यों नहीं कर रही है? विपक्ष भी तो यही कह रहा है कि हम इस विषय बात करना चाहते हैं, आप प्रश्नकाल स्थगित कर दीजिए, आप 0 आवर स्थगित कर दीजिए, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्थगित कर दीजिए, क्यों इस विषय बात कीजिए? तो आप नियमावली के लेकर तो आप सर इस बात को मानते हैं कि विपक्ष से करीबियत के चलते या उनके एजेंडे पर चलने की वजह से धनखड़ जी की कुर्सी गई? मैं तो मानता हूं कि उन्होंने जो विपक्ष के नेता को राज्यसभा में जो उन्होंने बोलने की अनुमति दी, इस विषय बोलने की अनुमति दी, जो आज का ताजा तरीन मसला है, पहलगांव का मसला है, युद्ध विराम का इशू है, सैनिक संघर्ष की स्थितियां हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के है, इस विषय पर जो उन्होंने बोलने की अनुमति दी या उनके जाने का कारण बना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। राजनीतिक दलों में से लोगों को हटाने की प्रक्रिया बहुत शुक्रिया। राजनीतिक एक 10 सेकंड का इंटरवेंशन लास्ट में संजय सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? 10 सेकंड बचे हैं सर। जी जी बिल्कुल। अनूप संडा जी, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आपको याद होगा 3 अप्रैल 2013 को आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लखनऊ में पार्टी के कार्यक्रम में क्या बोला था, मैं आपको आपकी मेमोरी रिफ्रेश करा देता हूं। उन्होंने कहा था कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी, इस पे जरा विचार करिएगा। धन्यवाद। आप काफी इंस्पायर्ड हैं कांग्रेस से। मैं आलोक शर्मा से कहूंगा कि इंस्टीट्यूशन चलाओ। स्टेटमेंट है, मुझे मौका दीजिएगा। नहीं ना मुलायम सिंह जी ने कहा है, मैं किसी दिन मुआवजे के लिए समय दूंगा, मुआवजे भी समय दूंगा। धन्यवाद। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड सर। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। रात 9 बजे आपसे थोड़ी देर बाद जीनत सिद्दीकी आपके सामने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे, संसद में आज क्या हुआ, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों कहा मैं गया नहीं था, मुझे बुलाया गया, जबकि हमें बताया गया, मतलब मीडिया को, कि उन्होंने खुद समय मांगा था। पूरी स्टोरी पोस्टमार्टम के साथ थोड़ी देर में। नमस्कार।